नमस्कार दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ हिस्ट्री के बारे में। अब ये जो इतिहास की जो क्लासेस जो कवर करेंगे, इनको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल जो बेसिक चीज़ होती है उसको जानेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं बिल्कुल बेसिक से पूछे जाते हैं और कई बार वो हम मिस हो जाते हैं हमसे, क्योंकि हम पहले जब बेसिक चीज़ को समझेंगे, किसी भी चीज़ को रखने से पहले या किसी घर को बनाने से पहले पहले हमें क्या है, नींव को मजबूत बनाना पड़ता है। नींव मजबूत बन के तो उसके ऊपर आप कितनी भी मंजिल बनाते जाइए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार हम इतिहास को समझने के लिए पहले हम उसकी नींव को समझते हैं, उसका बेसिक समझते हैं, बाद में हम उसको मॉडर्न धीमे धीमे करते चलेंगे। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से क्लास 6 की बुक आप लोगों के लिए लेके आए हैं। यह बुक आपके उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की। हालांकि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली यहीं से पुटअप किए जाते हैं आप लोग की इस बुक से, ठीक है। बस इनका जो तरीका होता है वो थोड़ा एग्जाम्स क्या होता है, घुमा के पूछ लेते हैं, लेकिन आंसर और क्वेश्चन सब इसी बुक में छिपे होते हैं दोस्तों। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे। जो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है वो है कैसे पता करें कब क्या हुआ था। इतिहास जानने के स्रोत के बारे में जानकारी को हम एकत्रित करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी तरह हम बहुत ही जल्दी 5-6 दिन, मेरे ख्याल से 5 या मैं मुश्किल से 10 दिन लूँगा और ये आपकी कक्षा 6, 7 और 8 की किताब को ख़त्म कर दूंगा, ताकि आपकी बेसिक बहुत जल्दी कवर अप हो जाए, क्योंकि आपके अब सीटेट, यूपीटेट जितने भी एग्जाम है सब में आपका इतिहास पूछा जाता है और क्लास 6, 7, 8 की किताबों से ही पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और साथ के साथ आपके जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है। तो चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1। कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। परिवार की पुरानी बातें हमें दादा दादी, नाना नानी से की बातों से पता चलती हैं। समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी और रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो, अगर हमें आज से हजारों वर्ष के लोगों की रहन सहन और के बारे में जानना हो तो हम क्या करेंगे। हजारों वर्ष पहले के लोग के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्य और साक्ष्य के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। पहले हम पिंक वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही डिटेल में पढ़ते हैं। जो पिंक खाचम दिया है, पुरातात्विक। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुएं, निर्मित मंदिर एवं इमारतें आदि के अवशेष का अध्ययन पुरातात्विक कहलाता है। इसका अध्ययन करने वाले पुरातात्विक वेदांत कहलाते हैं। अब कैसे पता चला, इसके हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार और औजारों द्वारा मिलती है। प्राय इन वस्तुओं को पुरातात्विक जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। यह वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भाग में बांटा है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी वह प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सका, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव ने जब लिखना शुरू किया था तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेख को तारपत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्र पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभ, पत्थरों की दीवारें, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों या टुकड़ों पर लिखे जाते थे। अब जान लेते हैं इनके बारे में। ये तारपत्र क्या होता है, तार के पेड़ के चौड़े पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा जो पत्ते होते हैं उनके बारे में जानकारी। भोजपत्र क्या होता है, तो बुर्ज नाम के पेड़ की छाल थी, उस पर लिखा जाता था। और ताम्रपत्र तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े हुआ करते थे, उस पर लिखा जाता होगा। स्तंभ लेख क्या होता है, पत्थर के खंभों पर लेख लिखा जाता था। और शिलालेख पत्थर की चट्टान पर जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें शिलालेख कहा जाता है। आधुनिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के लिए स्रोत इस प्रकार है। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, अभिलेख। यह अशोक के रोमनदेही अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त होता है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग के रूप में लिया जाएगा।
तो लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में मतलब टैक्स के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। तो आप लोग याद रखना कि रोमन देह अभिलेख किसका है, ये अशोक का है। कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। और इसकी ये किससे संबंधित था? तो उपज का 8वें भाग से संबंधित था। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि और अभिलेख से क्या क्या जाना जा सकता है? हालांकि जो इंपॉर्टेंट को मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। सिक्के और मोहरे। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट, उस समय की कला तथा धातु के आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इसी प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान रखते थे। हड़प्पा कालीन मोहरे, जो हड़प्पा के टाइम जो मोहरे थी, हड़प्पा कालीन मोहरे मेसोपोटामिया से मिलती हैं। इससे ज्ञात होता है हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। धोलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंधन आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सारनाथ स्तूप, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित स्तूप, धार्मिक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था, ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अब आता है आपका साहित्यिक स्रोत। ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, चमड़े एवं लकड़ी के पत्तों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुस्तकों के नाम, लेखक के नाम, पुस्तक, लेखक के नाम और काल का विवरण। कहने मतलब है जानते हैं पुस्तक कौन? तो धार्मिक साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। वेद, तो वेद में हमें वेद कहाँ से आते हैं? मध्य एशिया से। तो वेदों की जानकारी हमें, आर्यों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? वेद से मिलती है। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। महाभारत के वेद व्यास। इसमें किस चीज़ का विवरण है? महाकाव्य कालीन समाज के विषय के बारे में। जैन एवं बौद्ध धर्म साहित्यिक जातक कथा किससे संबंधित है? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति से। फिर धर्मांतर साहित्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य मतलब चाणक्य ने लिखा था। मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है इसके अंदर। फिर आता है आपका राजतरंगिणी, कलहर ने लिखा था। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त है, 11वीं और 12वीं शताब्दी के बारे में। फिर विदेशी यात्री जो आए थे, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कहाँ था? यूनानी था, यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, किसमें? इंडिका में। फिर अगला यात्रा विवरण है फाहियान, जो चीनी यात्री था, ये गुप्त काल से संबंधित है। अगला यात्रा विवरण स्वयं सिंह मतलब ह्वेनसांग, जो कि चीनी यात्री था, ठीक है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल के विवरण की जानकारी देता है हमको। इसी प्रकार पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक दोनों स्रोतों में हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्राओं के विवरण से हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त सूत्रों की सहायता से ही इतिहासकार और पुरातात्विक वेद अतीत की पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगाम, शिल्प, काम धंधे, नाप तोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा, सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ, परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं संस्कृति स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उसके धर्म, उसके सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों को अनुसरण कैसे करें जिससे समरसता और शांति का बढ़ावा मिल सके। कौन पहले और कौन बाद में आया था उसकी जानकारी लेते हैं। जब पुरातात्विक वेद किसी स्थल की खुदाई करते हैं तो वह कैसे समझते हैं कि कौन से स्थल पहले और कौन से बाद में आए थे? इस चित्र को देखिए, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, मतलब चौथा वाला सबसे पुराना होगा और पहला वाला सबसे नया होगा, नवीन होगा। किसी भी पुरातन स्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिले हैं। आमतौर पर लोग जहां रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। घर टूटने फूटने, सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा रहता है। इसी कारण से बस्ती और ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सड़कें सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है।
इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर पुराना और उसके बाद का स्तर युगों के बाद युगों होता है, मतलब वो नया होता है। इतिहास में तिथि जैसे कि एडी है, बिफोर क्राइस्ट है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इतिहास में कुछ तिथि ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईस्वी में होती है। ईसा पूर्व का तात्पर्य ईसा मसीह, मतलब ईसा मसीह को थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय इसे अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं, और इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी लैटिन शब्द है जो कि एना डोमिनी से बनता है। एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म का वर्ष अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद तिथि, और हमें ईस्वी का एडी का प्रयोग करते हैं। अभिलेख क्या होते हैं इसके अंदर क्या? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए हुए लेख होते हैं। स्तूप क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। प्राय सभी स्तूप के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष, दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग लाई गई सामग्री, पत्थर, अवशेष, सिक्के रखे होते हैं। पुरास्थल क्या होते हैं? वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन, इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्राय पुरास्थल जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर नंबर 1। अब हम कल आपसे चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि आपकी पाषाण काल से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।